अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग विलयन या सॉल्यूशन लेसन को पढ़ रहे थे और इस लेसन में हम सभी अणु संख्या या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अणु संख्या गुण क्या होते हैं, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करें, विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर न करें, ऐसे गुणों को हम बोलते हैं अणु संख्या गुण, जिसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये संख्या में 4 हैं जिनको हमें पढ़ना है। उनमें से चारों गुणों के नाम हमने आपको बताए थे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, ये 4 गुण थे। इनमें से वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये राउल्ट के लॉ से रिलेट करते हुए हम आपको डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम दूसरे गुण से पढ़ना स्टार्ट किया था कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब को समझने के लिए इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, विसरण परासरण में अंतर क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, परासरण दाब ज्ञात कैसे करते हैं और परासरण दाब को ज्ञात करने की जो विधि है जिसको हम बोलते हैं वर्कले हार्टले की विधि, वो विधि क्या होती है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ इन पॉइंट्स पर बात करना स्टार्ट करी थी और इन पॉइंट्स में से मैंने कुछ एक पॉइंट्स कवर भी कर दिए थे। मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं, तो बेहतर होगा कि आप अभी इसी समय तुरंत मेरे साथ रिवाइज़ कर लें। परासरण दाब की गणना कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो गैसीय नियम है उसी गैसीय नियम से हम क्या निकालेंगे, PV या पाई V बराबर क्या होता है, nRT। या तो ये सूत्र हो जाएगा या इसी को हम क्या लिखते हैं, पाई बराबर N/V/RT, ये सूत्र लिख सकते हो। N/V को हम सांद्रता कहते हैं जिसको हम C से डिनोट करते हैं, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। ये हमारा मेन फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, जिससे हम परासरण दाब की गणना करते हैं। डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, केवल रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ 3 सूत्र लिखे हुए हैं। उसके बाद परासरण दाब से विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप इसी सूत्र से आगे बढ़िए। विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकलती है, विलेय के ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अणुभार। इस सूत्र से अगर हम m वाला फॉर्मूला बनाएं तो m बराबर क्या हो जाएगा, W/πV/RT। ये सूत्र था जिसमें हम परासरण दाब की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कर रहे थे। ये जो m है ये क्या है, विलेय का अणुभार है। हमने सूत्र को बहुत बारीकी से डिस्कस किया हुआ था पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो ज़रूर पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि तभी आपको ये ज़्यादा चीज़ें अच्छी रिलेट होंगी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अणुभार ज्ञात करने के लिए परासरण दाब अन्य अणु संख्या गुण से श्रेष्ठ क्यों होता है। ठीक है, आपको मैंने आंसर दिया था कि जिस तरह हम परासरण दाब का उपयोग करके अणुभार निकाल रहे हैं, इसी तरह से हम अन्य अणु संख्या गुण क्या है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इनकी सहायता से भी m का मान निकाल सकते हैं। मगर परासरण दाब से जो m निकालते हैं या अणुभार निकालते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट निकलता है, या कहें तो ज़्यादा ईजियर होता है, और या कहें तो परासरण दाब से निकालने में हमें दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है, क्यों दिक्कतें नहीं आती हैं, ये आपसे पूछा गया है कि क्यों परासरण दाब से अणुभार को निकालना श्रेष्ठ होता है। रीज़न मैंने आपको पिछले वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आपको ब्रीफ कर रहा हूँ मैं कि परासरण दाब में हम सांद्रता का उपयोग करते हैं, मोल प्रति लीटर सांद्रता का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य अणु संख्या गुण में हम किसका उपयोग करते हैं, मोललता का इस्तेमाल करते हैं। तो सांद्रता मोल प्रति लीटर में जब व्यक्त की जाती है तो वो कंपैरेटिवली आसान होता है मोललता की तुलना में। उसके बाद आपको बताया था कि जो बृहद अणु हैं, बृहद अणु का मतलब जैसे प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीमर्स हैं, इन सभी ये सभी क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। तापमान बढ़ाने से इनमें ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं। दूसरा, क्वथनांक उन्नयन का मान इतना मतलब विस्तृत चेंजेस नहीं होते हैं कि उसको हम एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर पाएँ, इसलिए हम परासरण दाब को श्रेष्ठ मानते हैं। डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको देखिए। मैंने ब्रीफ इसलिए किया है क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है
उसके बाद हमने बात करी थी समपराशरी विलयन क्या होते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि हमारे पास दो विलयन हैं, ठीक है। एक विलयन है जिसकी सांद्रता है C1, दूसरा विलयन है उसकी सांद्रता है C2। तो इसका जो परासरण दाब होगा वो क्या होगा, पाई1 बराबर C1RT, और दूसरे का जो परासरण दाब होगा वो क्या होगा, पाई2 बराबर C2RT। अब मान लो कि C1 की सांद्रता कम है, C2 की सांद्रता ज़्यादा है, मतलब ये जो विलयन है C1 वाला वो तनु है और C2 वाला क्या है, सांद्र विलयन है। तो अगर हम ऐसा, बीच में क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, तो जो विलायक के कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण। तो जब हम दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं तो परासरण की घटना होती है और विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को बोलते हैं परासरण। मगर यदि ऐसे विलयन ले लिए जाएं जिनकी सांद्रता बराबर कर दी जाए, मान लो C1 बराबर C2 कर दिया जाए, C1 बराबर क्या कर दिया जाए, C2 कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितना परासरण दाब पहले का होगा उतना ही परासरण दाब दूसरे का होगा। तो अगर हम ऐसे विलयन लें जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर पृथक कर दिया जाए तो परासरण की घटना ना हो, विलायक के कण ना तो इधर से उधर जाए ना उधर से इधर आए। तो दो विलयन जिनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक दूसरे से पृथक करने पर अगर परासरण की घटना नहीं होती है तो ऐसे विलयनों को हम क्या बोलते हैं, समपराशरी विलयन। डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करी है। समपराशरी विलयन में कोई भी परासरण की क्रिया नहीं होती है, दोनों के परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगर परासरण की घटना हो रही है तो आप खुद से सोचो, अगर C1 का मान कम है, देखो C1 इज लेस देन C2 है, तो अगर C1 का मान कम है तो चूंकि पाई समानुपाती क्या होता है, C के, अगर C का मान कम है तो डेफिनेटली पाई का मान कम होगा। तो इसका मतलब C1 का जो परासरण दाब है वो क्या होगा, कम होगा। जब परासरण दाब कम होता है, किसी विलयन का परासरण दाब कम है, आप कहोगे कम कैसे है, तो कोई विलयन बना लो। हम कहेंगे इस विलयन का परासरण दाब 10 ATM है और दूसरे वाले विलयन का परासरण दाब 5 है, तो हम कहेंगे इसका परासरण दाब देखो 10 से तो कम है। तो इसका मतलब इस विलयन के सापेक्ष ये क्या हो गया, अल्प पराशरी। जिसका परासरण दाब कम होता है उसको बोलते हैं अल्प पराशरी, जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और मान लो कोई विलयन जिसका परासरण दाब 20 है तो 10 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, जिसका परासरण दाब मानक विलयन से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अति पराशरी विलयन। तो देखो समपराशरी मतलब जब परासरण दाब बराबर हो तो उसको समपराशरी कहते हैं। किसी विलयन का परासरण दाब अगर कम है तो उसको बोलते हैं अल्प पराशरी और ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, अति पराशरी विलयन। फुल डिटेल के साथ मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ये चीज़ें जिन बच्चों ने न देखी हों वो ध्यान से देख लें, नोट्स बना लें। मैंने रिकॉल इसलिए करी है क्योंकि मुझे यहाँ पर परासरण दाब का जैविक महत्व सिखाना है, और जैविक महत्व तब तक नहीं सीख सकते हो जब तक आपका परासरण दाब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देखा है बढ़िया है, जिन्होंने आज रिकॉल करके उस वीडियो को रिकॉल कर लिया है देन मच बेटर। अब हम देख लेते हैं परासरण दाब का जैविक महत्व क्या होता है। देखो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है परासरण दाब का जैविक महत्व, इसके बहुत ही शानदार यूज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं वो ज़मीन से पानी को सोखते हैं। आपको पता है जड़ें पानी कहाँ से ग्रहण करती हैं, उनके पास मुंह तो होता नहीं है, गिलास लगाया और पी लिया। पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, तो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर से पानी को खींचती हैं। तो जो ज़मीन के अंदर से पानी को खींचती हैं, ये जो प्रक्रिया है पानी को अंदर खींचने की जो प्रक्रिया है वो परासरण दाब की वजह से संपन्न होती है। अगर परासरण दाब जैसी घटना नहीं होती तो शायद पानी जड़ों के माध्यम से पौधों तक नहीं पहुंच पाता। होता क्या है कि देखो जो पौधों के जो जड़ें हैं उनमें जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता होगा। देखो मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बायोलॉजी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे प्रोसेस होती होगी। मैं केमिस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो जो पौधों की जो जड़ें हैं उनकी जड़ों में कुछ कोशिकाएं होती होंगी और उन कोशिकाओं के अंदर कुछ लिक्विड होगा। डेफिनेटली वो लिक्विड अधिक सांद्रता का होगा, गाढ़ा लिक्विड होगा, सांद्र विलयन होगा। और जो जल जो भूमि में मौजूद है एक तरह से वो भी एक विलयन है, और उस विलयन की डेफिनेटली सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो अब होगा क्या कि जो जड़ की जो कोशिका है
उस कोशिका के ऊपर एक झिल्ली लगी हुई है, वो करेगी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम। अंदर चूंकि सांद्र विलयन है और जड़ों के बाहर पृथ्वी में पानी जो मौजूद है वो एक तरह से तनु विलयन है, तो होगा क्या, परासरण की घटना होगी और पानी झिल्ली को भेदते हुए अंदर की तरफ एंट्री कर जाएगा। कहने का मतलब पौधे पानी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे और फिर वो अवशोषित पानी पौधों के विभिन्न भाग तक भेज दिया जाएगा। जाइलम फ्लोएम दुनिया भर की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो फिर वो अवशोषित पानी पूरे पौधे तक पहुंचा दिया जाएगा जहां इसकी जैसी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो परासरण है उसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जो पौधे होते हैं वो जड़ों के माध्यम से जो पानी अवशोषित करते हैं उसको अवशोषित करने में परासरण दाब का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रोल क्या होता है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त दूसरा उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या है, आप उसको ऐसे समझो, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो हम घरों में क्या करते हैं, अचार डालते हैं। मम्मी देखो, आप देखा होगा आप लोगों ने, मम्मी आपके घर में अचार डालती हैं, ठीक है, मुरब्बा होता है, ठीक है। तो मुरब्बे में क्या होता है, शक्कर का विलयन होता है, गाढ़ा विलयन होता है। और अचार में क्या होता है, तेल होता है, नमक होता है, दुनिया भर का एक विलयन होता है। उसमें फिर आपका आम या कोई भी चीज़ें डूबी हुई रहती हैं, फिर आप उसमें से निकालते हो, खा लेते हो। तो बेसिकली जो अचार है उसमें जो नमक होता है, उसी तरह से जो मुरब्बा है उसमें जो शक्कर होती है वो काम करती है प्रिजर्वेटिव का, संरक्षक का काम करती है। संरक्षक का मतलब है कि हमारा अचार खराब नहीं होता है, हमारा मुरब्बा खराब नहीं होता है। अगर उसमें प्रॉपर मात्रा में नमक है, प्रॉपर मात्रा में तेल है, प्रॉपर मात्रा में शक्कर है, मान लो जैम जेली में, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो चीज़ खराब नहीं होगी। क्यों खराब नहीं होगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाएंगे। क्यों बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे, आप ऐसा समझ लो कि बैक्टीरिया हमारा एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। उस बैक्टीरिया की एक कोशिका है, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। अब जो हमारा अचार है उसमें भी लिक्विड है, ठीक है। जो तेल वगैरह है, नमक वगैरह का जो विलयन है, बेसिकली वो लिक्विड है। मान लो कोई बैक्टीरिया उस अचार पर जाकर बैठ गया, अब होगा क्या, तो उस बैक्टीरिया, चूंकि एक कोशिकीय जंतु है, कोशिका झिल्ली उसमें भी होगी, कोशिका के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ लिक्विड भरा होगा और अचार में जो लिक्विड है वो भी लिक्विड है। अब होता ये है कि जो अचार का विलयन है, अचार का विलयन है वो क्या है, सांद्र, और जो बैक्टीरिया के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है, तनु। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मान लो कोई बैक्टीरिया उस अचार पर बैठा तो परासरण की घटना स्टार्ट हो गई। बैक्टीरिया के अंदर का जो लिक्विड है वो अचार में चला गया। अचार में चलाने जाने का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो था उसके अंदर का लिक्विड निकल गया, मतलब उसकी कोशिका सिकुड़ गई, मतलब बैक्टीरिया मर गया। समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखो बेटा, इसकी जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो आपको बायो वाले सर ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ पर बायो का इंटेंशन नहीं है, मैं आपको केवल ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि बैक्टीरिया उस अचार की सरफेस पर डेवलप क्यों नहीं हो पाते। आपने देखा होगा अचार में फफूंद बहुत कम लगती है, लग जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से तेल नमक वगैरह यूज़ नहीं करोगे तो शायद आपका अचार ख़राब भी हो जाए, उसमें फफूंद डेवलप हो जाएगा। क्योंकि फफूंद को नष्ट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जो हमारे अचार का जो लिक्विड है, लिक्विड इन द सेंस तेल और नमक जो भी हमने यूज़ किया है, उसकी सांद्रता बैक्टीरिया के लिक्विड की सांद्रता से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे ही बैक्टीरिया वहाँ डेवलप होने की कोशिश करेगा, परासरण की वजह से बैक्टीरिया का सारा लिक्विड खिंच जाएगा, बैक्टीरिया सिकुड़ जाएगा, मतलब उसकी कोशिका सिकुड़ जाएगी, बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा और हमारा बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अचार को सुरक्षित रखने में नमक का जो रोल है, नमक की वजह से ही सांद्रता में वेरिएशन आता है ना, नमक का जो रोल है, जो शक्कर का जैम जेली में रोल है, मुरब्बे में जो रोल है, वो कहीं ना कहीं परासरण की क्रिया ही होती है, जिसकी वजह से हमारे अचार मुरब्बे वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। तो ये भी हमारे इसका एक उपयोग है। इसी तरह से जो मांस होता है, ठीक है, मीट होता है, उसमें हम नमक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी उसी पैटर्न पर ही काम करता है कि उसकी जो सांद्रता होती है वो बैक्टीरिया की सांद्रता से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है और परासरण की घटना होती है, बैक्टीरिया से मांस की तरफ होती है एंड फाइनली बैक्टीरिया की जो कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी एंड फाइनली वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मांस को प्रिजर्व करने के लिए, अचार और मुरब्बे को प्रिजर्व करने में भी परासरण दाब का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से वह नष्ट या खराब नहीं होता है। क्लियर है। इसी तरह से जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, नमक का मतलब स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके
अंदर जो कोशिका जो है, देखो नमक ज़्यादा खाने से होता क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि उनकी कोशिकाओं में एंट्री हो जाती है विलियन की, मतलब वो कोशिकाएं थोड़ी सी फूल जाती हैं, मतलब थोड़े से थुलथुले टाइप के हो जाते हैं, मोटे टाइप के हो जाते हैं। थुलथुले मोटे का मतलब अलग चीज़ें, एक ऐसा होता है एकदम लटक रहा है, एकदम से हाँ यहाँ से भी मांस लटक रहा है, तो एकदम मोटे टाइप के हो जाते हैं, एकदम स्थूल टाइप के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो कुछ उस तरह की घटना भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कुछ एक इस डिसीज़ का भी कुछ एक नाम होगा, उसको आप बायो में पढ़ सकते हो। ये सब परासरण की क्रिया की वजह से ही आता है, बट मेन तौर पर इसके आप दो उपयोग मान सकते हो। इसके जैविक महत्व को आप दो तरह से समझा सकते हो कि जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, मतलब जो नमक की वजह से अचार का ख़राब ना होना, शक्कर की वजह से मुरब्बे का ख़राब ना होना, मीट का ख़राब ना होना, ठीक है, ये परासरण की वजह से है। और जो पौधे हैं जो जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं ज़मीन के अंदर से, वो भी कहीं ना कहीं परासरण दाब की वजह से ही होता है। इन सभी चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। बुक की आप थोड़ी सी हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं परासरण दाब का जैविक महत्व। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और भी महत्व हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक को सीखना है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, रिवर्स ओस्मोसिस क्या होती है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, आइए देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मिनट भर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं टॉपिक को खींचता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है खींचने की। जो टॉपिक जितने मिनट का है मैं कोशिश करता हूँ उतने मिनट में आपको ख़त्म कर दूँ। हाँ, मेरी आदत रिपीट करने की है। रिपीट क्यों करता हूँ? क्योंकि आप जितनी बार सुनोगे, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, जितनी बार सुनोगे सुनी हुई चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं आपके दिमाग में। तो जितना आप रिपीट करोगे, एक तो मैं खुद रिपीट करता हूँ, उसके बाद अगर आप वीडियो को खुद एक दो बार रिपीट करके देख लोगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा। देखो बेनिफिट आपका है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आपको चीज़ अच्छी आएगी, आप मुझे याद रखोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था। आपको चीज़ नहीं आएगी तो आप मुझे कभी याद नहीं रखोगे। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित दूँ, मगर व्यवस्थित चीज़ें देने के बावजूद भी कुछ बच्चे बहुत इर्रेगुलर हैं। आप सोचो, मैं विलियन लेसन के लगभग 23-24 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ईमानदारी से जो भी बच्चे ईमानदार होते वो खुद अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या उनको 23-24 वीडियो आज की डेट में अगर उनसे कहा जाए कि आपने कौन कौन सी चीज़ में क्या क्या पढ़ा है उनको याद है? तो मुश्किल से 20% बच्चे होंगे जो रेगुलर होंगे। जिन बच्चों ने रेगुलरिटी से इसको स्टडी किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, एक दो बार रिपीट भी किया होगा। बट बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी इरेगुलर हैं। मैं उन सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि विलियन लेसन, सॉल्यूशन लेसन बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉमनली 5 नंबर का आता है, मगर 2020-21 के एग्ज़ाम में इसमें से 7 नंबर का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा। इसलिए इस चैप्टर में से एक अक्षर भी छोड़ने लायक नहीं है। मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, रिपीट कीजिए, बार बार देखिए और बार बार चीज़ों को मेमोराइज़ करिए। आज किसी दोस्त से पूछिए, कल किसी और दोस्त से पूछिए, कुछ चीज़ों को लिख करके प्रैक्टिस करिए। आप इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये 7 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के मार्क्स हैं। हर न्यूमेरिकल मैं खूब डिटेल में कराया हूँ, चाहे वो किसी भी तरह के न्यूमेरिकल हैं। अभी परासरण दाब के भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो कम से कम मैं 8-10 न्यूमेरिकल करा करके आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। केवल आप मेरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लें, मेरे कराए हुए न्यूमेरिकल को कर लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन का, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन क्रैक करने के लिए रेडी हो चुके हो। अब ज़रूरत केवल इसकी है कि आपको रिपीट करना है, आपको पढ़ना है। मैं केवल कह सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, पढ़ना आप ही को है। तो हम लोग देख लेते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, या जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण, क्या होता है। देखो होता क्या है, ऐसा सोचो, हमने क्या किया, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली ली। ध्यान से समझना, एक हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली ली और उसके एक तरफ क्या रख दिया, पानी, और एक तरफ रख दिया समुद्र का पानी। आप बताओ, पानी मतलब शुद्ध पानी है ना, और एक तरफ रखा समुद्र का पानी। समुद्र का पानी मतलब समझ रहे हो, जिसमें नमक घुला हुआ है। तो आप बताओ इसमें से तनु विलयन कौन सा है, तो आप बोलोगे शुद्ध पानी, ये तनु विलयन है। और सांद्रता किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे नमक जिसमें घुला हुआ है, डेफिनेटली उसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो आप बताओ, अगर हम अर्ध पारगम्य झिल्ली के एक तरफ रख दें
शुद्ध पानी, और एक तरफ क्या रख दें, नमक का पानी, मतलब समुद्र का जल। इस तरह से हमने एक तरफ रखा शुद्ध पानी और एक तरफ रखा समुद्र का जल, और बीच में क्या लगा दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब क्या होगा, इसको आप सोच के बताओ। आप देखो क्या कहोगे कि इसकी सांद्रता कम है, C का मान कम है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है, और इसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो होगा क्या, शुद्ध जल के जो कण हैं, शुद्ध जल वो कहाँ जाएगा, समुद्र के जल की तरफ जाएगा। नॉर्मली तो यही प्रक्रिया होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण। इसी को बोलते हैं ना, परासरण। तो नॉर्मली क्या होगा, शुद्ध जल अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होते हुए कहाँ जाएगा, आप कहोगे समुद्री जल की तरफ जाएगा। बढ़िया बात है, समुद्री जल की तरफ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, परासरण। अब हमने क्या काम किया, समुद्री जल में एक पिस्टन लगा के दबाव लगा दिया। ये पिस्टन लगा करके ऊपर से प्रेस कर दिया, दबाव लगा दिया। अब बताओ, दबाव लगाने से क्या होगा, ये जल के अणु अंदर जा रहे थे, ये जल के अणु जो अंदर आ गए थे वो तुरंत क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, कहेंगे चलो अपनी जगह वापस जाओ। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ से दबाव लगा तो जो जल के अणु अंदर चले गए थे वो कहाँ आएंगे, वापस आ जाएंगे। हमने और दबाव लगा दिया, और दबाव लगा दिया। अब और दबाव लगाने से क्या होगा, दबाव लगाने से क्या होगा, परासरण की क्रिया उल्टी हो जाएगी। जो जल के अणु हैं वो समुद्री जल से कहाँ जाएंगे, शुद्ध जल की तरफ जाएंगे। समुद्री जल से कहाँ जाएंगे, शुद्ध जल की तरफ जाएंगे। परासरण का उल्टा हो गया, परासरण का व्युत्क्रम हो गया, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण। मतलब परासरण का उल्टा कर देना दबाव लगाकर, परासरण का उल्टा कर देना दबाव लगाकर, इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हम परासरण की क्रिया को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, परासरण की क्रिया अपने आप उल्टी नहीं होती है। स्वाभाविक प्रकृति क्या है कि जो जल के कण हैं या जो जल के अणु हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं, मतलब शुद्ध जल से समुद्र की जल की तरफ आते हैं। इसकी सामान्य प्रक्रिया तो ये है। मगर हमने क्या किया, अधिक सांद्रता वाले विलयन में दबाव लगा दिया, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर दबाव लगा दिया और परासरण की क्रिया को उल्टा कर दिया। मतलब जो जल के कण हैं वो अब समुद्री जल से कहाँ जाएंगे, शुद्ध जल की तरफ जाने लगेंगे। और इस प्रक्रिया में परासरण को हमने उलट दिया, पलट दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण। इस व्युत्क्रम परासरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल को शुद्ध करने में। देखो, रिवर्स ओस्मोसिस, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RO। नाम सुना होगा आपने, RO कहते ना, RO, कैंट RO, नाम सुना होगा आपने बहुत सारा। तो ये जो RO है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये खारे पानी को साफ करने के लिए एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम प्रेशर लगाकर खारे पानी से केवल पानी अलग कर लेते हैं और खारापन उसका अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, खुद देखो, समुद्री जल से अगर केवल जल निकल जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, नमक बचेगा। समझ रहे हो ना। इस जल को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो समुद्री जल में से खारापन अलग करना और शुद्ध जल को अलग कर लेना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण का उपयोग, रिवर्स ओस्मोसिस का उपयोग। रिवर्स ओस्मोसिस क्या है, परासरण की प्रक्रिया को दबाव लगाकर को उल्टा कर देना। मतलब विलायक के कण जो पहले तनु से सांद्र की तरफ जा रहे थे, अब उनको सांद्र से तनु की तरफ धकेल देना दबाव लगाकर, मतलब परासरण की प्रक्रिया को उल्टा कर देना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समुद्री जल को साफ करने में। अब खुद बताओ, जब हम दबाव लगाएंगे तो ये जो झिल्ली है, ये जो अर्धपारगम झिल्ली है, इस पर क्या लगेगा, दबाव। जब आप यहाँ दबाव लगाओगे तो विलेन पे दबाव लगेगा, और विलेन कहाँ दबाव लगाएगी, झिल्ली पे दबाव लगाएगी। तो अगर दबाव झिल्ली पर लगेगा तो झिल्ली फट जाती है। अगर ये झिल्ली कमज़ोर हम ले लेंगे तो ये झिल्ली फट जाती है। अगर हम ऑर्डिनरी झिल्ली का यूज़ करें तो ये व्युत्क्रम परासरण में उपयोग नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर व्युत्क्रम परासरण कराना ही चाहते हैं तो हमें एक नए प्रकार की झिल्ली बनानी पड़ेगी, और उसका नाम होता है सेलुलोज एसीटेट। ये एक पदार्थ है। इस पदार्थ की झिल्ली बहुत मजबूत होती है, अर्धपारगम झिल्ली है। पानी के कणों को आर पार जाने देगी और किसी अशुद्धि को आर पार नहीं जाने देगी। तो ये जो सेलुलोज एसीटेट है, इसकी अर्धपारगम झिल्ली बनाते हैं और फिर दबाव लगाते हैं तो समुद्री जल में से शुद्ध जल तो निकल जाता है, दूसरी तरफ अशुद्धियाँ वहीं रह जाती हैं, और इस तरह से हम समुद्री जल से
पानी को साफ़ कर लेते हैं और यह वो तरीका है जिससे हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान रखने वाली बात है, खारा पानी पिया नहीं जाता है। खारा पानी बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे हम खारा पानी पी लें तो खारे पानी पीने से और प्यास लगेगी, फिर हम और खारा पानी पी लें तो खारे पानी पीने से होगा क्या कि हमने जो पानी पिया है, हमने जो सॉल्ट वगैरह ले लिया है, फाइनली उसका हमारी किडनी उसको साफ़ करेगी। अब बताओ, किडनी जब उसको साफ़ करेगी तो किडनी पर लोड ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि हमारा पानी ज़्यादा खारा था। तो किडनी जब ज़्यादा लोड के साथ साफ़ करेगी तो शुरुआत में तो साफ़ करती जाएगी एंड फाइनली अगर आप ज़्यादा पानी खारा पी लेते हो, ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा आपके शरीर में पहुँच जाती है, तो ऐसी स्थिति में किडनी पर जोर पड़ता है, फाइनली किडनी आपकी फेल हो जाती है। तो किडनी फेल होने वाली प्रोसेस खारे पानी पीने से समस्या उत्पन्न होती है और नमक की मात्रा ज़्यादा पहुंचेगी तो ब्लड प्रेशर एंड तमाम तरह की समस्याएं और भी उत्पन्न होती हैं। तो वो सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए हम खारा पानी नहीं पीते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में कभी आपने नहाया हो तो आपने देखा होगा मुँह में बहुत खारा खारा पानी जाता है, वो पानी आप पी नहीं पाते हो। इवन कई बार देखा होगा कि शिप पर लोग जा रहे हैं, शिप पर कोई घटना हो गई तो वो शिप पर घटना होने के बाद वो एक कोई बोट पर तैरते हैं, वो समुद्र का पानी नहीं पी पाते हैं। आप देखा होगा वो पानी को कुछ दूसरे तरह से रिकवर करेंगे, मतलब एक कोई पॉलीथिन टाइप की बना करके उसमें एवेपोरेशन टाइप का करके पानी इकट्ठा करेंगे, दैट इज़ अनदर थिंग। मगर फाइनली वो समुद्र का पानी नहीं पीते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारा नमक रहता है और वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए जितनी भी रिवर्स ऑस्मोसिस वाले जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो अब तो महानगरों में वगैरह जगह जहाँ जहाँ खारा पानी निकल रहा है वहाँ तो लगते ही हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े बोट हैं, बड़े बड़े शिप हैं जहाँ जो एक जगह से दूसरे देश तक शिप से जाते हैं तो उनमें पीने का पानी समुद्र से ही तुरंत बनाया जाता है और वो प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट वगैरह कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एक पार्ट क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे पराशरण दाब के मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस को क्रम से देख लें और व्यवस्थित तरीके से अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लें। अब हम बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेता हूं और सारे न्यूमेरिकल को 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। जितना भी पोर्शन है वो मैं अच्छे से करा रहा हूं। आप सभी मेरे साथ रेगुलरिटी से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।